दोस्तों नमस्कार। आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं जिसका को फॉलोअप दिखाएंगे, जिसमें एक काफ को एक कंजेनाइटल डिफेक्ट था और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर वो किस तरह से ठीक हुआ और किस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया, क्या प्रॉब्लम था, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये जो केस है ये हमें प्रेजेंट किया गया था यूट्यूब पे, किसी ने पूछा था हमसे और मुझे लगा कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल है। इनका जो बछड़ा है ये पैदा होने के साथ ही खड़ा नहीं हो पा रहा था और अपने गर्दन को पीछे की तरफ रखता था और गोल गोल उसे घुमाता था। जिस तरह से आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल गर्दन को पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि काफ में कंजेनाइटल यानी कि जो पैदाइशी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और कंजेनाइटल विटामिन ए डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। जब विटामिन ए डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम रहता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है और उसके चलते ये न्यूरोलॉजिकल साइन इस तरह से आते हैं। वो बैलेंस नहीं कर पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। जब हमने ट्रीट किया तो कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे अपने गर्दन को होल्ड करना शुरू किया और फिर उसके बाद वो थोड़ा सपोर्ट देने के बाद खड़ा होना शुरू हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्होंने उसे पकड़ के रखा है और सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो किसी तरह से बैलेंस कर पा रहा है। तो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा ट्रीटमेंट के चलते। क्या ट्रीटमेंट दिया इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्यों दिया उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब बछड़े को थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा बैलेंस करके फिर से गिर जाता है। तो कुछ दिनों के बाद फिर से उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा गया और फिर वो बिना सपोर्ट के ही खड़ा होने लगा और बछड़े में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो अगर आप सही से डायग्नोस करते हैं, सही से उसका राइट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस तरह के केसेस को भी बचाया जा सकता है जो होपलेस होते हैं, जहाँ पे कोई होप नहीं होता है। तो ये टिपिकली इंडिकेट करता है कि हाइपोविटामिनोसिस ए है। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे आप कि इसके जो पैर के जॉइंट्स हैं वो भी स्वलन हैं और थोड़ी डिफॉर्मिटी है। तो बोन की डिफॉर्मिटी, बोन के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होता है जब विटामिन ए डेफिशिएंसी रहता है। इंट्राक्रैनियल बोन भी डिफेक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कंप्रेशन रहता है, इसके चलते न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। उसके साथ साथ आँखों में जो ब्लाइंडनेस रहती है वो ऑप्टिक नर्व के डैमेज के चलते होता है, या रॉड्स एंड कोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो अगर आप ट्रीट करेंगे तो लगभग सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं जाती है। तो ट्रीटमेंट के बावजूद भी ब्लाइंडनेस रहता है। तो ब्लाइंड होने के बाद भी नॉर्मली जो काफ है वो सर्वाइव करता है और फिर अपने लाइफ को जी लेता है और वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एनवायरनमेंट के साथ, और ब्लाइंड रहने के बाद भी वो अपनी लाइफ जीता है। तो आप उसे ट्रीट करके एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या देना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी है, यानी कि उसकी माँ को अगर किसी तरह से हरा चारा नहीं मिला है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी रही है, तो जब वो पेट में था पैदा होने से पहले, उस समय अगर उसकी माँ को हरा चारा नहीं मिलता है तो प्राइमरी कंजेनाइटल हाइपोविटामिनोसिस ए होता है काफ्स में। इसी तरह से अगर सेकेंडरी प्रॉब्लम है, यानी कि वो उसे हरा चारा मिल रहा है या विटामिन ए का सोर्स मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उस विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। जैसे क्लोरीनेटेड नैप्थलीन अगर वाटर में ज़्यादा है या नाइट्रेट वाटर में ज़्यादा है, तो ये सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि विटामिन ए का जो प्री फॉर्म होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और फिर एनिमल जो है हाइपोविटामिनोसिस ए में सेकेंडरी रूप से चला जाता है और उसके बच्चे पे फिर उसका असर आता है। तो आपको एक तो विटामिन ए देना है, क्योंकि उससे रिप्लेस करेंगे तो सिम्टम्स जो है वो रिवर्स होंगे। तो विटामिन ए का जो डोज रेट होता है वो 440 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, लेकिन इसको आपको हायर डोज में देना होता है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन इसके एक्वस फॉर्म आते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक्वस फॉर्म में ह्यूमन में टैबलेट्स भी आते हैं जो च्यूएबल टैबलेट विटामिन ए के नाम से आता है, या आप चाहें तो एक्वस फॉर्म में इसके कैप्सूल जेल के रूप में आते हैं जो
आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डोज। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो टैबलेट है वो 50,000 यूनिट का है और जो जेल है वो 25,000 यूनिट का है। तो आपको डोज कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटेड डोज जो विटामिन ए का है वो आप 10 से 15 दिन तक लगातार देंगे तो धीरे धीरे सिम्टम जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं और काफ नॉर्मल हो जाता है। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो जो खड़ा नहीं हो पाना है वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज के चलते होता है या इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने के चलते होता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को सबसाइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए आपको मैनिटॉल का इस्तेमाल करना होगा या आजकल न्यूरोटॉल आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% मैनिटॉल आता है। इसका डोज रेट का रेंज है, आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप 1 to 4 ml आराम से किसी काफ को दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आपको खुद वेटनरियन को जज करना होगा कि मुझे किस डोज से देना है और आप 24 आवर के बाद उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके हाइड्रेशन का भी ध्यान देना होगा। जनरली 48 आवर्स में इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है और काफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभार किसी किसी केस में आपको कुछ दिन के बाद से फिर से रिपीटिशन आता है और वो गर्दन को या हेड को होल्ड नहीं करता है, तो फिर से आप वहाँ पे मैनिटॉल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर देता है। एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली होती है कि जो इन्फ्यूज़न होता है वो स्लो देना होता है, कम से कम 1 घंटा यानी 60 मिनट तो लगना चाहिए। स्लो इन्फ्यूज़न आप देंगे तभी इंट्राक्रैनियल प्रेशर पे उस मैनिटॉल का असर होता है। जैसे मैं बता रहा था कि विटामिन ए आपने दे दिया, मैनिटॉल दे दिया। दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशन न्यूरोलॉजिकल डैमेज का है, तो आपको न्यूरोटॉनिक्स यहाँ पे देना होगा। आप चाहें तो थियामिन दे सकते हैं एलोन, या आप B1, B6, B12 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका इंजेक्टेबल आप दे सकते हैं। सिरप भी इसके आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूरो स्टिमुलेशन होगा और न्यूरोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है वो रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ जब आप करेंगे तो लगभग काफ जो है वो विदिन ए वीक या 10 दिन के अंदर ठीक होने लग जाता है। जैसा कि ये काफ ठीक हुआ था, लगभग 10 दिन लगे थे इसमें और ये बैलेंस करके स्टेबल होने लग गया था। इसके साथ साथ आप एक चीज़ देखेंगे, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो उसके चलते सीजर्स एपिसोड आते हैं, यानी मिर्गी के दौरे आते हैं। तो अगर आपके काफ में कंजेनाइटल डिफेक्ट है और वहाँ मिर्गी के दौरे भी आ रहे हैं तो उसको सीजर को कंट्रोल करने वाली दवाएं जो आती है, फेनोबार्बिटॉन सोडियम जो आता है या दूसरी लेवेटायरासिटाम, इनका आप रिकमेंडेड डोज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका यूज़ आपको, अगर फेनोबार्बिटॉन यूज़ कर रहे हैं तो इसको टैपर करना होता है। पहले 5 दिन तक आप 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से BD दीजिए, उसके बाद 1 in a day दीजिए नेक्स्ट 3 डेज़ तक, फिर उसके नेक्स्ट 3 डेज़ तक एवरी अल्टरनेट डे पे दीजिए, फिर उसके बाद उसको आपको स्टॉप करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करके इस तरह के कई काफ मिलते हैं जिनमें कंजेनाइटल हाइपोविटामिनोसिस ये होता है और वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इस केस का पूरा फॉलोअप शुभम जी ने शेयर किया था मुझे यूट्यूब के थ्रू और बाद में उन्होंने मेरे टेलीग्राम मीडियम पे भी शेयर किया था। तो इन्होंने जो शेयर किया है इससे मुझे लगता है, और ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करके कई काफ्स की ज़िंदगी बचाई जा सकती है जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं शुभम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और वेटनरी साइंस में जितना हो सकता है उतना ज्ञान मैं आप तक ले आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।